नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक अहम विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये विषय है iOS डेवलपर्स के लिए डेवऑप्स। हमारे पास कुछ काफी डिटेल्ड तकनीकी नोट्स और दस्तावेज हैं जो इस दुनिया की बारीकियों को खोलते हैं। हमारा इरादा है कि iOS ऐप डेवलपमेंट में ऑटोमेशन से जुड़ी जो मुख्य बातें हैं, जो ज़रूरी टूल्स हैं और जो आम चुनौतियां आती हैं, उनको ठीक से समझें। तो शुरू करें। बिल्कुल, देखते हैं कि ये मोबाइल डेवऑप्स आखिर है क्या चीज़ और ये जो पारंपरिक वेब डेवऑप्स है उससे कैसे अलग हैं, और ख़ास तौर पर iOS इकोसिस्टम में, मतलब आईफोन आईपैड ऐप्स के लिए इसके क्या मायने हैं। ये सिर्फ कुछ टूल्स यूज़ करने से कहीं ज़्यादा है, ये एक सोच है। सही कहा। तो सबसे पहले यही समझते हैं, मोबाइल डेवऑप्स स्पेशली iOS के लिए ये है क्या? वेब डेवऑप्स से इसका क्या फ़र्क है? देखिए, एक बड़ा फ़र्क तो डिप्लॉयमेंट टारगेट का है। मतलब ऐप जा कहाँ रहा है। वेब में आप कहाँ डिप्लॉय करते हैं? आप सर्वर पे करते हैं या क्लाउड प्लेटफॉर्म पर, और अक्सर आप जब चाहें तब अपडेट पुश कर सकते हैं। बिल्कुल। मोबाइल में, खासकर iOS में, आपका मेन टारगेट क्या है? ऐप स्टोर। ऐप स्टोर, हाँ, और वहीं पर वो रिलीज साइकिल वाला फर्क आ जाता है। ऐप स्टोर की रिव्यू प्रक्रिया। एग्जैक्टली, वो रिव्यू प्रोसेस कई दिन ले सकता है। वेब पे तो आपने बटन दबाया और कोड लाइव, या ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से मोबाइल डेवऑप्स का जो फ्लेवर है वो थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन गोल, मतलब लक्ष्य, वही है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके बेहतर क्वालिटी वाले ऐप्स को ज्यादा तेजी से और ज्यादा भरोसे के साथ रिलीज करना। इसमें फिर ऑटोमेटेड टेस्टिंग आ जाती है, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट आ जाता है, और लगातार फीडबैक मिलता रहे, वो लूप बनाना शामिल है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ तेजी नहीं बल्कि क्वालिटी और भरोसा भी। इसके कोर कंपोनेंट्स क्या हैं? मतलब किन चीजों से मिलकर ये बनता है? इसमें कई चीजें हैं जो एक साथ काम करती हैं। सबसे पहले तो है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन यानी CI, फिर है कंटिन्यूअस डिलीवरी या कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट यानी CD। CI/CD ये शब्द तो बहुत सुने हैं। हाँ, इनके अलावा ऑटोमेटेड टेस्टिंग बहुत जरूरी है। फिर ऐप कैसा परफॉर्म कर रहा है ये जानने के लिए मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स, और पूरी रिलीज प्रक्रिया को ढंग से मैनेज करने के लिए रिलीज मैनेजमेंट। ये सब मिलकर मोबाइल डेवऑप्स की बुनियाद है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसमें कुछ खास मुश्किलें भी आती हैं? मतलब मोबाइल स्पेसिफिक चुनौतियां? हाँ, बिल्कुल आती हैं। पहली चुनौती तो यही है कि अक्सर आपको दो प्लेटफॉर्म्स के लिए सोचना पड़ता है, iOS और एंड्रॉयड। दोनों के लिए कई बार अलग पाइपलाइन, अलग टूल्स चाहिए होते हैं। सही। फिर ऐप स्टोर की अपनी दिक्कतें हैं, जैसे वो धीमी रिव्यू प्रक्रिया जिसकी हमने बात की। हाँ। एक और बड़ी चुनौती है डिवाइस फ्रेगमेंटेशन, मतलब हजारों तरह के डिवाइसेस, अलग अलग स्क्रीन साइजेस, अलग अलग OS वर्जन्स, इन सब पर ऐप को टेस्ट करना। ओ हाँ, ये तो है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। बिल्कुल। और आखिर में वर्जन मैनेजमेंट और वो जो कोड साइनिंग वाला मामला है ना, सर्टिफिकेट्स और प्रोफाइल्स का, वो भी सही से मैनेज करना कई बार काफी पेचीदा हो जाता है। समझ गई। तो चुनौतियां हैं, लेकिन फायदे भी दिख रहे हैं। आपने CI/CD का जिक्र किया। लोग अक्सर इन शब्दों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, पर इनमें ठीक ठीक क्या अंतर है और iOS के लिहाज से कैसे काम करते हैं? अच्छा सवाल है। देखिए, डेवऑप्स तो एक बड़ी छतरी है, एक कल्चर है, काम करने का एक तरीका है, जहां डेवलपमेंट और ऑपरेशंस टीम्स मिलकर काम करती हैं। ओके। CI और CD उस कल्चर को, उस सोच को अमल में लाने वाली प्रोसेस और टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, तो पहले CI की बात करते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। हाँ, CI का मतलब है कि जब भी कोई डेवलपर कोड में बदलाव करके उसे सेंट्रल रिपोजिटरी जैसे गिट में डालता है, तो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस क्या करता है? ये कोड को लेता है, उसे कंपाइल करके बिल्ड बनाता है और उस पर ऑटोमेटेड टेस्ट चलाता है। हर बार कोड पुश होने पर? हर बार। iOS के लिए इसका मतलब है कि आपका CI सर्वर, वो जेनकिंस हो सकता है, गिटहब एक्शंस हो सकता है, बिटराइज हो सकता है। वो अपने आप एक्सकोड को इस्तेमाल करके ऐप बनाएगा, फिर वो यूनिट टेस्ट चलाएगा, UI टेस्ट चलाएगा, हो सकता है स्नैपशॉट टेस्ट भी चलाए। साथ ही कोड की क्वालिटी चेक करने के लिए स्टैटिक एनालिसिस और लिंटिंग टूल्स भी चल सकते हैं। और इसका फायदा? सबसे बड़ा फायदा है तेज फीडबैक। अगर बिल्ड टूटा या कोई टेस्ट फेल हुआ तो डेवलपर को फौरन पता चल जाता है, गड़बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाती है। अच्छा। तो CI कोड को लगातार चेक करता रहता है। अब CD इसे आगे कैसे ले जाता है? कंटिन्यूअस डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट। हाँ, CD के दो फ्लेवर हैं, कंटिन्यूअस डिलीवरी और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूअस डिलीवरी का मतलब है कि आपका कोड CI पास कर चुका है, बिल्ड बन गया है, सारे टेस्ट पास हो गए हैं और वो बिल्ड रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन उसे प्रोडक्शन में भेजने का फैसला
वो आखिरी बटन दबाने का काम वो मैनुअल होता है। ओके, मतलब रिलीज रेडी है पर भेजा मैनुअली जाएगा। हाँ, अब कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट इससे एक कदम और आगे है। इसमें हर सफल बिल्ड ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन में या सीधे यूजर्स तक पहुंच जाता है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं। ओह, ये तो वेब में ज्यादा होता होगा। बिल्कुल, वेब में ये काफी आम है, लेकिन मोबाइल में, खासकर iOS में ऐप स्टोर रिव्यू की वजह से ये थोड़ा मुश्किल है। आप ऑटोमेटिकली रिव्यू के लिए सबमिट तो कर सकते हैं, पर फाइनल रिलीज तो एप्पल की मर्जी पर है ना? हाँ, ये बात तो है। तो iOS के लिए CD में प्रैक्टिकली क्या-क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैकेज करना शामिल है, मतलब वो .ip या फाइल बनाना, फिर उस बिल्ड को टेस्टर्स तक पहुंचाना, जैसे टेस्ट फ्लाइट पर ऑटोमेटिकली अपलोड कर देना। जैसा मैंने कहा, ऐप स्टोर कनेक्ट में सबमिशन प्रोसेस को भी ऑटोमेट किया जा सकता है, कम से कम रिव्यू शुरू होने तक का हिस्सा। और हाँ, वर्जनिंग, जैसे बिल्ड नंबर अपने आप बढ़ाना, और कोड साइनिंग, मतलब सही सर्टिफिकेट और प्रोफाइल लगाना, ये सब मैनेज करना भी CD का ही हिस्सा है, और इसे ऑटोमेट करना बहुत जरूरी है। समझ गए। तो CI कोड को इंटीग्रेट और टेस्ट करता है, और CD उसे रिलीज के लिए तैयार करता है या कभी-कभी रिलीज भी कर देता है, और ये सब मिलकर एक पाइपलाइन बनाते हैं। ये पाइपलाइन शब्द बहुत सुनने में आता है, ये असल में दिखती कैसी है? मुझे लगता है यहाँ चीजें और दिलचस्प हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, CI/CD पाइपलाइन ही वो ऑटोमेटेड रास्ता है जिस पर आपका कोड डेवलपमेंट से लेकर यूजर तक का सफर तय करता है। ये एक तरह का ऑटोमेटेड वर्कफ्लो है जो ये पक्का करता है कि ऐप सही तरह से बिल्ड हो, पूरी तरह टेस्ट हो और भरोसे के साथ डिलीवर हो, बार बार हर बदलाव के साथ। क्या आप हमें एक आम iOS ऐप के लिए इस पाइपलाइन के सफर पर ले जा सकती हैं? मतलब कोड पुश करने से रिलीज तक क्या-क्या होता है स्टेप बाय स्टेप? जरूर। सोचिए, एक डेवलपर ने अपना काम किया और कोड को गिट रिपोजिटरी, मान लीजिए गिटहब में पुश किया। जैसे ही कोड पुश हुआ, CI सर्वर, मान लीजिए गिटहब एक्शंस या बिटराइज, उसे डिटेक्ट कर लेता है। पाइपलाइन शुरू। पहला कदम, कोड कंपाइल होगा, Xcode से बिल्ड बनेगा, बिल्ड स्टेप, फिर ऑटोमेटेड टेस्ट चलेंगे, यूनिट टेस्ट, UI टेस्ट वगैरह। टेस्ट स्टेप, अगर सब पास हो गया तो ऐप की पैकेज फाइल, वो .ipf फाइल बनेगी, पैकेज या आर्काइव स्टेप। इसके बाद ये बिल्ड ऑटोमेटिकली टेस्ट फ्लाइट पर टेस्टर्स के लिए अपलोड हो सकता है, डिप्लॉय टू टेस्टर स्टेप, या फिर ऐप स्टोर सबमिशन के लिए तैयार हो सकता है, प्रिपेयर फॉर ऐप स्टोर। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान टीम को स्लैक पर या ईमेल से नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि क्या हुआ, बिल्ड पास हुआ या फेल। नोटिफिकेशन एंड मॉनिटर स्टेप। वाह, ये तो सचमुच कोड लिखने से लेकर ऐप को टेस्टर्स तक पहुंचाने का पूरा सफर ऑटोमेट हो गया। ऐसी पाइपलाइन बनाने के लिए किन मुख्य चीजों या टूल्स की जरूरत पड़ती है? इस पूरी पाइपलाइन को खड़ा करने के लिए कई कंपोनेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो सोर्स कोड रिपोजिटरी जैसे गिटहब, गिटलैब या बिटबकेट। फिर एक CI/CD ऑटोमेशन टूल या सर्वर। यहीं पर जेंकिंस, गिटहब एक्शंस, बिटराइस, सर्कल CI जैसे नाम आते हैं। iOS के लिए बिल्ड सिस्टम तो जाहिर है Xcode ही होगा। ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग फ्रेमवर्क जैसे एप्पल का Xtest। जो बिल्ड आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, मतलब वो .ipa फाइलें, उन्हें कहीं स्टोर करने की जगह चाहिए होगी, आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट। ऐप को टेस्टर्स या स्टोर तक पहुंचाने का तरीका, जैसे टेस्ट फ्लाइट या ऐप स्टोर कनेक्ट इंटीग्रेशन। टीम को बताने के लिए कि क्या चल रहा है, नोटिफिकेशन सिस्टम जैसे स्लैक या ईमेल अलर्ट। और रिलीज के बाद ऐप कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्रैश तो नहीं हो रहा, ये देखने के लिए मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स टूल। ये सब मिलकर एक मजबूत पाइपलाइन बनाते हैं। मुझे लगता है CI/CD टूल के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। आपने जेनकिंस, गिटहब एक्शंस, बिटराइज और सर्कल CI का जिक्र किया। ये तो काफी ऑप्शंस हैं। कोई टीम अपने लिए सही टूल कैसे चुनेगी? ये सिर्फ फीचर्स की लिस्ट देखने से तो ज्यादा मुश्किल होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, चुनाव काफी हद तक टीम की जरूरतें, उसका साइज, उनके पास पहले से क्या तकनीकी महारत है, और सबसे जरूरी बजट, इन सब पर निर्भर करता है। हर टूल के अपने फायदे और नुकसान हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। जेनकिंस कैसा है? कंट्रोल। अगर किसी टीम को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा नियंत्रण चाहिए, खुद होस्ट करना है, तो जेंकिंस बहुत फ्लेक्सिबल है। ये बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबल है और पाइपलाइन एज कोड को अच्छे से सपोर्ट करता है। आप अपनी पूरी पाइपलाइन कोड में लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि सर्वर का सारा रखरखाव, अपडेट्स, सिक्योरिटी सब आपकी जिम्मेदारी है।
इसे सेटअप करने के लिए आपको एक macOS मशीन चाहिए होगी, Xcode इंस्टॉल करना होगा और शुरुआत में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। काफी प्लगइन्स भी चाहिए होते हैं। तो जेनकिंस मतलब कंट्रोल ज्यादा पर मेहनत भी ज्यादा। गिटहब एक्शंस के बारे में क्या, ये आजकल बहुत सुनने में आता है। गिटहब एक्शंस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसका गिटहब के साथ टाइट इंटीग्रेशन। अगर आपका कोड पहले से गिटहब पर है तो इसे यूज करना बहुत आसान हो जाता है। ये YAML फाइलों से कॉन्फ़िगर होता है जो रिलेटिवली आसान है पढ़ने और लिखने में। ये आपको होस्टेड macOS रनर्स भी देता है, मतलब आपको शुरुआत में अपनी मैक मशीन मैनेज करने की जरूरत नहीं। एप्पल सिलिकॉन वाले रनर्स भी अवेलेबल हैं। इसका एक अच्छा फ्री टियर भी है। छोटे से मीडियम प्रोजेक्ट्स और तेजी से सेटअप के लिए ये बहुत बढ़िया है। हाँ, फ्री टियर में macOS के रिसोर्स लिमिटेड हो सकते हैं और शायद बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो के लिए ये अभी उतना मैच्योर ना हो जितना कुछ दूसरे ऑप्शंस। और बिटराइस, आपने कहा था ये मोबाइल फर्स्ट है, इसका क्या मतलब है? हाँ, बिटराइस खास तौर पर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका एक विजुअल वर्कफ्लो एडिटर है जो ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा है। ये उन टीमों को पसंद आ सकता है जो YAML या स्क्रिप्टिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इसमें iOS और एंड्रॉयड के लिए बहुत सारे पहले से बने हुए स्टेप्स हैं, जैसे कोड साइनिंग को ऑटोमेट करना, जो अक्सर सिरदर्द होता है। बिटराइस उसे काफ़ी आसान बना देता है। टेस्टिंग और सीक्रेट मैनेजमेंट जैसे API कीज वगैरह सुरक्षित रखना भी इसमें काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है। लेकिन ये एक क्लाउड बेस्ड SaaS प्रोडक्ट है तो आपका कंट्रोल थोड़ा कम होता है, और अगर आपका यूसेज ज़्यादा है तो ये महंगा पड़ सकता है। ठीक है, और आखिर में सर्कल CI। सर्कल CI भी एक बहुत पॉपुलर और मजबूत क्लाउड बेस्ड CI/CD प्लेटफॉर्म है। ये अपनी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसमें मैट्रिक्स बिल्ड जैसी एडवांस फीचर्स हैं, जिससे आप एक साथ कई अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस पर टेस्ट चला सकते हैं, जैसे अलग अलग iOS वर्जन या डिवाइस टाइप पर। ये भी होस्टेड macOS रनर्स देता है। आप चुन सकते हैं कौन सा Xcode वर्जन चाहिए, और GitHub, GitLab, बिटबकेट सबके साथ इंटीग्रेट होता है। इसका कैशिंग सपोर्ट भी काफी अच्छा है, जिससे बिल्ड टाइम कम हो सकता है। इसमें भी थोड़ी लर्निंग कर्व हो सकती है और कॉस्ट भी एक फैक्टर है। तो ये वाकई एक ट्रेड ऑफ है, कंट्रोल वर्सेस सुविधा, सेल्फ होस्टेड वर्सेस क्लाउड, बजट और प्लेटफॉर्म कितना मोबाइल सेंट्रिक है, ये सब सवाल पूछने होंगे टीम को। चलिए पाइपलाइन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। iOS डेवलपमेंट के कौन से ऐसे खास हिस्से हैं जहां ऑटोमेशन सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है? ऑटोमेटेड बिल्डिंग तो जरूरी लगती है, आपने बताया। बिल्कुल, ऑटोमेटेड बिल्डिंग शायद सबसे पहला और सबसे बेसिक फायदा है। जैसे ही कोड पुश हुआ, बिल्ड अपने आप शुरू हो गया। इससे क्या होता है, एक तो बिल्ड में अगर कोई एरर है वो तुरंत पकड़ में आ जाती है। डेवलपर को लोकल मशीन पे बिल्ड करके देखने की जरूरत नहीं। दूसरा, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। CI सर्वर पर जो बिल्ड बन रहा है वो सबके लिए एक जैसा है। तीसरा, डेवलपर्स को बहुत तेजी से फीडबैक मिलता है कि उनका कोड सही से इंटीग्रेट हो रहा है या नहीं। ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन CI की रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं। इसका फ्लो सीधा है, कोड पुश, CI सर्वर जागा, डिपेंडेंसीज डाउनलोड हुई, Xcode ने बिल्ड किया, यूनिट टेस्ट चले, अगर सब ठीक है तो .IPA बना, टीम को खबर मिली। और टेस्टिंग का क्या, यूनिट टेस्टिंग खास तौर पर, ये CI/CD दुनिया में कैसे फिट होती है, ये इतनी जरूरी क्यों है? यूनिट टेस्टिंग CI/CD का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आप इसे क्वालिटी गेट की तरह सोच सकती हैं। इसका मेन काम यह पक्का करना है कि कोड में जो नए बदलाव किए गए हैं उन्होंने अनजाने में कुछ पुराना तो नहीं बिगाड़ दिया, जिसे हम रिग्रेशन बग कहते हैं, या कोई नया बग तो नहीं डाल दिया। जब आप CI पाइपलाइन में यूनिट टेस्ट्स को ऑटोमेटिकली चलाते हैं तो आपको हर बदलाव के साथ ये भरोसा रहता है कि कोड की बेसिक फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है। इससे कोड की क्वालिटी और रिलायबिलिटी बनी रहती है। प्रोसेस सीधा है। डेवलपर XC जैसे फ्रेमवर्क से यूनिट टेस्ट लिखते हैं। CI/CD वर्कफ्लो को कॉन्फ़िगर किया जाता है कि वो हर बिल्ड के साथ इन टेस्ट्स को चलाए। टेस्ट के रिजल्ट रिकॉर्ड होते हैं, और अगर कोई टेस्ट फेल होता है तो पाइपलाइन वहीं रुक जाती है, बिल्ड फेल हो जाता है। मतलब खराब कोड आगे नहीं बढ़ पाता, एक तरह का सेफ्टी नेट। एग्जैक्टली, ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी नेट है। ठीक है, बिल्डिंग ऑटोमेट हो गई, टेस्टिंग ऑटोमेट हो गई, लेकिन एक और चीज़ है जिससे डेवलपर्स अक्सर जूझते हैं, एप्पल के सर्टिफिकेट्स और प्रोविजनिंग प्रोफाइल्स मैनेज करना। ये तो बहुत बड़ा सिरदर्द लगता है। यहाँ फास्टलेन का नाम बार बार आता है। ये फास्टलेन क्या चीज़ है और ये कैसे मदद करता है? फास्टलेन, हाँ, ये वाकई iOS और एंड्रॉयड भी डेवलपर्स के लिए एक कमाल का टूल है। ये एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है जो खास तौर पर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से जुड़े जो थकाऊ और बार बार करने वाले काम हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए बनाया गया है।
सोचिए उन सब कामों के बारे में, मैनुअल रूप से ऐप का बिल्ड बनाना, उसे सही सर्टिफिकेट से साइन करना, स्क्रीनशॉट लेना, टेस्ट फ्लाइट पर अपलोड करना, रिलीज नोट्स अपडेट करना, ये सब काम फास्टलेन ऑटोमेट कर सकता है। ओह वाओ, तो ये बहुत सारे मैनुअल काम हटा देता है। हाँ बिल्कुल, इसमें लेन्स होते हैं जो असल में आपके ऑटोमेशन के वर्कफ्लो हैं। मतलब आप डिफाइन करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम होने हैं। हर काम एक एक्शन होता है। फास्टलेन में बहुत सारे बने बनाए एक्शंस हैं, जैसे बिल्ड ऐप बिल्ड करने के लिए, रन टेस्ट चलाने के लिए, अपलोड टू टेस्ट फ्लाइट पर अपलोड करने के लिए। इसका एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा है मैच। ये कोड साइनिंग सर्टिफिकेट और प्रोविजनिंग प्रोफाइल को मैनेज करने की समस्या को बहुत अच्छे से हल करता है। ये उन्हें एक सिक्योर जगह जैसे प्राइवेट गिट रिपोजिटरी में रखता है और पूरी टीम में सिंक कर देता है। और अगर आपको कुछ ऐसा करना है जिसके लिए बना बनाया एक्शन नहीं है, तो आप प्लगइन्स भी यूज कर सकते हैं या खुद के एक्शन लिख सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय बचाता है, मैनुअल गलतियों की गुंजाइश कम करता है, CI/CD सिस्टम के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है और पूरी टीम के लिए डेवलपमेंट प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। आपने वो कोड साइनिंग वाले हिस्से का जिक्र किया मैच के जरिए। ये सुनने में इतना जटिल लगता है, इसमें इतनी चुनौतियां क्यों आती हैं और ऑटोमेशन यहाँ कैसे मदद करता है? हाँ, कोड साइनिंग iOS डेवलपमेंट का एक कह सकते हैं कुख्यात हिस्सा है। इसमें दर्द बहुत है, चुनौतियां कई हैं। एक तो ये सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाते हैं। इन्हें मैनुअल रूप से मैनेज करना बहुत एरर प्रोन हो सकता है। गलत प्रोफाइल चुन लिया या सर्टिफिकेट मिसिंग है। अलग अलग एनवायरनमेंट जैसे डेवलपमेंट, स्टेजिंग, प्रोडक्शन के लिए अक्सर अलग अलग सर्टिफिकेट और प्रोफाइल चाहिए होते हैं। टीम के सदस्यों के बीच इन सर्टिफिकेट्स और प्राइवेट कीज को सुरक्षित तरीके से शेयर करना एक चुनौती है। कभी कभी एक्सकोड में कोड साइनिंग के अजीब से एरर आते हैं जिन्हें डीबग करना मुश्किल होता है। और अगर ये ठीक से मैनेज ना हो तो सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं। आपकी प्राइवेट की गलत हाथों में पड़ सकती है। बाप रे, तो फास्टलेन मैच इससे कैसे निपटता है? फास्टलेन मैच का फंडा ये है कि वो आपके सारे सर्टिफिकेट्स और प्रोविजनिंग प्रोफाइल्स को एक सेंट्रलाइज्ड एन्क्रिप्टेड गिट रिपोजिटरी में स्टोर करता है। जब भी किसी डेवलपर को या CI सर्वर को इनकी जरूरत होती है, मैच उन्हें वहां से डाउनलोड करके लोकल मशीन पर सेटअप कर देता है। इससे मैनुअल मैनेजमेंट लगभग खत्म हो जाता है। सबको हमेशा सही और लेटेस्ट सर्टिफिकेट प्रोफाइल मिलते हैं। इसके अलावा दूसरी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे सेंसिटिव जानकारी जैसे पासवर्ड या API कीज को एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में रखना, हर एनवायरनमेंट के लिए अलग प्रोफाइल बनाना, सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट को मॉनिटर करना और इन चीजों तक एक्सेस सिर्फ जरूरी लोगों तक सीमित रखना। ऑटोमेशन टूल्स इन सब में मदद करते हैं। तो ऑटोमेशन ना सिर्फ काम को आसान और तेज बनाता है, बल्कि उसे ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद भी बनाता है। अच्छा, अब मान लीजिए ऐप बन गया, टेस्ट हो गया, साइन हो गया और रिलीज भी हो गया। उसके बाद भी तो काम खत्म नहीं होता। ऐप असल दुनिया में कैसा चल रहा है ये जानना भी तो जरूरी है। यहाँ नोट्स में फायरबेस, क्रैशलिटिक्स और सेंट्री जैसे टूल्स का जिक्र है। ये क्या करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। ऐप रिलीज होने के बाद मॉनिटरिंग बहुत बहुत जरूरी है। फायरबेस क्रैशलिटिक्स गूगल का एक बहुत पॉपुलर टूल है। जैसा नाम से पता चलता है, ये रियल टाइम में ऐप क्रैश होने की रिपोर्ट देता है। जैसे ही किसी यूजर का ऐप क्रैश होता है, क्रैशलिटिक्स उसकी पूरी डिटेल, किस लाइन पर क्रैश हुआ, स्टैक ट्रेस, कौन सा डिवाइस था, कौन सा OS वर्जन था और ये क्रैश कितनी बार हो रहा है, ये सब जानकारी डेवलपर के डैशबोर्ड पर भेज देता है। इससे डेवलपर्स को क्रैश को समझने, उनकी प्रायोरिटी तय करने, कौन सा क्रैश सबसे ज्यादा यूजर्स को परेशान कर रहा है और उन्हें फिक्स करने में बहुत मदद मिलती है। इसे ऐप में इंटीग्रेट करना भी काफी आसान है और ये काफी हद तक मुफ्त है। तो क्रैशलिटिक्स खासतौर पे क्रैश पर फोकस करता है। सेंट्री इससे कैसे अलग है? क्या वो कुछ और भी करता है? हाँ, सेंट्री का स्कोप थोड़ा बड़ा है। वो क्रैश तो ट्रैक करता ही है, बिल्कुल क्रैशलिटिक्स की तरह, लेकिन वो नॉन फेटल एरर्स को भी पकड़ता है। नॉन फेटल एरर्स मतलब ऐसी गलतियां जो ऐप को क्रैश तो नहीं करती, पर शायद बैकग्राउंड में कुछ गड़बड़ हो रही है या यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। सेंट्री उन्हें भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा सेंट्री ऐप की परफॉर्मेंस पर भी नजर रखता है, जैसे ऐप स्टार्ट होने में कितना टाइम ले रहा है, ऐप लॉन्च टाइम, या कहीं UI फ्रीज तो नहीं हो रहा, ANRs, एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये ब्रेड क्रम्स जैसी चीजें भी देता है, जिससे आप देख सकते हैं कि एरर आने से ठीक पहले यूजर ऐप में क्या क्या कर रहा था। ये डीबगिंग में बहुत हेल्प करता है। तो आप कह सकते हैं कि क्रैशलिटिक्स क्रैश रिपोर्टिंग के लिए एक बेहतरीन फोकस टूल है, जबकि सेंट्री एरर और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है। दोनों के अपने फायदे हैं। समझ गए। क्रैशलिटिक्स ज्यादातर क्रैश के लिए, सेंट्री क्रैश प्लस एरर प्लस परफॉर्मेंस के लिए। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एक साथ देखें तो जैसे
टेस्ट फ्लाइट पे बिल्ड भेजने की प्रक्रिया को ऑटोमेट करना, ये टीमों के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, है ना? मतलब मैनुअल अपलोड से छुटकारा। वो बिल्कुल बहुत बड़ी जीत। सोचिए, डेवलपर ने कोड पुश किया, पाइपलाइन चली, बिल्ड बना, टेस्ट हुआ, साइन हुआ और कुछ ही मिनटों में नया बिल्ड अपने आप टेस्ट फ्लाइट पर क्यूए टीम या स्टेक होल्डर्स के लिए अवेलेबल हो गया। इसमें कोई मैनुअल दखलंदाजी नहीं, कोई भूल चूक की गुंजाइश नहीं कि गलत बिल्ड भेज दिया या साइनिंग में गलती हो गई। इससे फीडबैक का जो साइकिल है वो बहुत तेज हो जाता है। क्यूए टीम जल्दी टेस्ट कर सकती है, जल्दी फीडबैक दे सकती है। फास्टलेन और CI/CD प्लेटफॉर्म मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को बहुत स्मूथ बना देते हैं। बिल्ड ऐप, पायलट या अपलोड टू टेस्ट फ्लाइट जैसे फास्टलेन एक्शंस ये काम चुटकियों में कर देते हैं। आपके नोट्स में एक इंटरव्यू वाले सवाल का भी जिक्र था, एक टेबल व्यू क्रैश को कैसे डीबग करेंगे। वो सवाल असल में इसी बात पर जोर देता है कि क्यों क्रैशलिटिक्स या सेंट्री जैसे लॉगिंग टूल इतने ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपको क्रैश रिपोर्ट से पता चलेगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। फिर शायद आप एप्पल के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे टूल से परफॉर्मेंस को और गहराई से एनालाइज करेंगे। और एक मजबूत CI पाइपलाइन जिसमें अच्छे टेस्ट कवरेज वाले ऑटोमेटेड टेस्ट शामिल हों, वो ऐसे कई इश्यूज को रिलीज से पहले ही पकड़ सकती है। तो एक अच्छा डेवऑप्स सेटअप इस पूरी डिबगिंग और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस को बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है, तो iOS डेवऑप्स पर इस गहरी बातचीत को समेटते हुए ऐसा लगता है कि जो मुख्य सार है, जो निचोड़ है, वो यही है कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर संभव कदम को ऑटोमेट किया जाए, है ना? बिल्डिंग, टेस्टिंग, कोड साइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉनिटरिंग, इन सब को ऑटोमेट करना ताकि बेहतर एप्स तेजी से और ज्यादा भरोसे के साथ रिलीज किए जा सकें। तो एकदम सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ कुछ टूल्स इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। ये एक कल्चर अपनाने के बारे में है, काम करने का एक तरीका अपनाने के बारे में है। और CI/CD प्लेटफॉर्म जैसे GitHub Actions, Bitrise, Fastlane, Crashlytics, Sentry जैसे उपकरण इस कल्चर को प्रैक्टिकल बनाते हैं, उसे जमीन पर उतारते हैं। और इन्हें iOS इकोसिस्टम की जो अनोखी चुनौतियां हैं, जैसे ऐप स्टोर रिव्यू प्रोसेस या वो जटिल कोड साइनिंग वाला मामला, उनके हिसाब से ढालना पड़ता है। यहां सबसे मजेदार बात यह है कि ये कैसे डेवलपर्स को उन दोहराव वाले, उबाऊ और अक्सर गलती होने वाले कामों से आजाद करता है, ताकि वो अपना ध्यान असल में फीचर्स बनाने, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और इनोवेशन पर लगा सकें। तो इस सब का डेवलपर्स के लिए मतलब है कि वो अपना कीमती समय और एनर्जी मैनुअल प्रक्रियाओं से जूझने के बजाय उन चीजों पर लगा सकते हैं जो वाकई मायने रखती हैं। बिल्कुल। और इसका सीधा फायदा किसे मिलता है? यूजर्स को। उन्हें ज्यादा स्टेबल, ज्यादा भरोसेमंद, हाई क्वालिटी वाले एप्स मिलते हैं और शायद अपडेट्स भी जल्दी जल्दी मिलते हैं। तो अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो ये ना सिर्फ डेवलपर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि आखिर में यूजर के एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाता है। विन विन सिचुएशन है। यहां एक दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। आज एप्स लगातार और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं और जल्दी रिलीज करने का प्रेशर भी बढ़ रहा है। ऐसे में आज के एक टिपिकल iOS डेवलपमेंट वर्कफ्लो में ऐसा कौन सा मैनुअल स्टेप है जो ऑटोमेशन के लिए बिल्कुल पका हुआ लगता है, मतलब उसे ऑटोमेट किया जा सकता है और करना चाहिए, लेकिन जिसे अभी तक ज्यादातर टीमें या डेवलपर्स ऑटोमेट नहीं करते हैं? क्या वो लोकलाइजेशन, अलग अलग भाषाओं के लिए ऐप को तैयार करना की टेस्टिंग है, या पाइपलाइन के अंदर ही और ज्यादा एडवांस्ड सिक्योरिटी स्कैनिंग को इंटीग्रेट करना, या शायद कुछ और? यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ऑटोमेशन की अगली लहर हमें कहाँ ले जा सकती है। इस स्पेस में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है।